Yes, sir. Okay. Today we are going to start a new chapter of Indian Constitution, that is fundamental duties. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान जब बना था तब संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। बार बार इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही थी कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए थे, ज़्यादातर विदेशी संविधानों में ये देखने को आया था कि हर संविधान में जहाँ फंडामेंटल राइट्स है वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान नेता थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि वर्षों तक भारतीय जनता जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी और कितनी स्वाधीनता स्वतंत्रता उनको दी जा सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में उनको प्रोवाइड करवाई गई। तो ज़्यादा अधिकार देने के चक्कर में हमारे संविधान नेता मूल कर्तव्य देना संभवतः भूल गए थे। इंडियन पार्लियामेंट में भी बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं है। तो इसके चलते जो है वो भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4A और जोड़ा गया, क्योंकि और कोई जगह जो है वो सूटेबल नहीं थी। राइट्स के बाद में हमने पहले से ही आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में प्रोविजन कर दिए थे। तो उसके बाद में सिर्फ एक स्पेस बचता था कि हम आर्टिकल 51 के साथ जो वो एक नया आर्टिकल जो वो जोड़ दें। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो नया चैप्टर जोड़ा गया जिसे अध्याय 4A चैप्टर 4A के नाम से जानते हैं। साथ ही आर्टिकल 51A नया जोड़ा गया जिसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूलभूत कर्तव्यों के बारे में प्रावधान दिया गया। तो ये ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज थे जिनके बारे में समय समय पर हमारी पार्लियामेंट में इस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस भी इस प्रकार की आवाज़ रेज करते रहते थे बार बार समय समय पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। तो कौन से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई थी और जिनकी सिफारिशों के आधार पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए वो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से इसके प्रोविजन दिए गए हैं। यदि जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में भी एक बहुत बड़े बोर्ड पे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अभी भारत सरकार ने भी और राजस्थान सरकार ने भी इस प्रकार का अभियान चलाया हुआ है कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालय में इस प्रकार के जो वो होर्डिंग्स और बोर्ड्स लगाए जाए जिससे लोग बाग अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ सके और जान सके कि राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज भी जो है वो राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति क्या हो सकती है। हमारे महाविद्यालय में भी आप लोग देखते होंगे कि अंदर के परिसर में जो है वो एक बहुत बड़ा बोर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जब आते हैं तो इनको पढ़ते होंगे और न केवल पढ़ते होंगे बल्कि उनको आत्मार्पित भी करते होंगे, उनको लागू करने का प्रयास भी करते होंगे। तो कुल मिलाकर के जिसे ये कहा गया कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक ही सिक्के के दो पहलू इसे बताया गया कि जिस प्रकार से जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसलिए 51A के अंतर्गत, अध्याय 4A के अंतर्गत ये फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो है वो जोड़ा गया। यहाँ मैं ये बताना उल्लेख करना उचित समझूंगा कि इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ जिसको हम सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं, उसके बाद इस अमेंडमेंट को हम देखेंगे कि लास्ट में जो है वो राइट टू एजुकेशन के संबंध में भी जो पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई उसमें लास्ट जो अमेंडमेंट है वो किस प्रकार से किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अंतर्गत कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो दी गई है। एक एक करके हम इसको देखेंगे और डिस्क्राइब भी करेंगे। देखिए, पहला जो इसमें आर्टिकल 51A के क्लोज ए में जो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है वो दी गई है संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। इसमें संविधान का पालन करें और उसके संबंध में जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है, जैसे संविधान निर्मात्री सभा है और इस तरह से दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, इसके अतिरिक्त जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अलग से हमारा एक फ्लैग कोड बना हुआ है। हम उसको ससम्मान फहराएंगे, कब फहरा सकते हैं, कब नहीं फहरा सकते हैं। हम इसको बाकायदा राष्ट्रगान के साथ जो वो होस्ट करेंगे और सूर्यास्त के समय जो वो वापस डी होस्ट करेंगे। तो राष्ट्रध्वज की डिग्निटी और गरिमा को मद्देनजर रखते हुए फ्लैग कोड के प्रोविजंस को जो इसकी पालना करते हुए हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। फ्लैग हमारा कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित साइज जो प्रेस्क्राइब की गई है फ्लैग कोड में, वही फ्लैग जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रगान जब हम गाते हैं तो 52 सेकंड्स का जो हमारा राष्ट्रगान है उसको हम सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के और बिना किसी मूवमेंट के उसको गाएं, उसका सम्मान करें, है ना। तो इस तरह से जो क्लोज बी दिया गया है 51E का जो बी क्लोज दिया गया है वो दिया गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तथा आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उसके पालन करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे और जिन्होंने किस प्रकार से आंदोलन करके अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन आंदोलनों को हम आत्मार्पित करें, उनका आदर करें और जितने भी हमारे राष्ट्र नेता हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको हम हृदय में संजोए रखें। इस प्रकार का प्रोविजन जो वो 51A के बी में दिया गया है। 51 के सी में जो प्रोविजन दिया गया है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दिया गया है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हम इंडियन सॉवरेनिटी और उसमें यूनिटी और अखंडता की जो वो पालना करें, किसी भी प्रकार से इसमें कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं हो। इसका जो क्लोज डी है वो ये बताता है कि देश की रक्षा करें हम और आह्वान करने पर रक्षा सेवाओं में जाएं, राष्ट्र की सेवा करें। तो जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े कि हमें डिफेंस सर्विसेज में जाना है या किसी भी स्वरूप में भारत की रक्षा करनी है तो उसमें हम हमारे प्राणों की आहुति देने में भी नहीं चुकें। इस प्रकार की भावना हमारे अंतर्मन में होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से 51A का क्लोज ई जो दिया गया है वह भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का हम निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वह वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ गई। हमें फॉलो करना है। स्त्रियों के सम्मान का भी हम जो वो किसी भी प्रकार से सेक्सुअल रूप से कहीं मेल और फेमिनिस्ट भावना से ग्रसित नहीं हो। समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि कार्यों में हम हमारा विश्वास रखें। साथ ही जो है वो हम आपस में समान भ्रातृत्व और समरसता की भावना का हम निर्माण करें। किसी भी स्वरूप में हम ये नहीं देखें कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर हम किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करें। ये हमारा कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझें और उसका परिरक्षण भी करें। तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व हमारी कल्चरल हेरिटेज की तरफ देखता है। हम उसको संरक्षित रखें, उसको समावेशित करें और आत्मार्पित करें, उनकी पालना करें। दूसरे लोगों को भी हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में बताएं कि भारत की जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको किस प्रकार से हम बचा करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा से है, जिसमें हम झीलों, नदियों और पर्यावरण महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करें, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, हम किसी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो उसमें नहीं करें, ताकि सभी लोग समान रूप से प्रकृति का आनंद ले सकें और उसका उपयोग जो है वो कर सकें। साथ ही और जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं उसमें वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारवाद की भावना हम एक दूसरे में विकसित करें। इन कार्यों के लिए दूसरों को भी हम प्रेरित करें। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें और हिंसा से तो हम दूर रखें। भारत का एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं हो और उससे हम
दूर रहें, कि सार्वजनिक संपत्ति की भी हम रक्षा करें। जहाँ सार्वजनिक संस्थानों में रेल है, बस है, या हमारी इंडियन एयरलाइंस है, या दूसरे जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं, दूसरी जो सार्वजनिक संस्थाएं, उनको हम अनुरक्षित करके रखें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर जो है वो विकास करता हुआ चला जाए। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के साथ साथ जो है वो एक और कर्तव्य ये बताया गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक है तथा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, ये वो प्रोविजन है स्टूडेंट्स जिसके बारे में आपको बता रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो सन 2002 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, उसमें ये प्रावधान करके 51A में लास्ट क्लोज ये जोड़ा गया लास्ट अमेंडमेंट के रूप में, कि हर माता पिता का ये मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को, वार्ड्स को जहाँ वो संरक्षक है वहाँ वो निश्चित रूप से स्कूल भेजें, शिक्षा प्रदान करें। तो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो हमारे प्रोविज़न दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया इन मूल कर्तव्यों के लिए संविधान में नया अनुच्छेद जो है वो नया अनुच्छेद 51A जुड़ गया, एक चैप्टर फॉर ए जुड़ गया है, और इस प्रकार से अब हमारा संविधान बिना मूल कर्तव्यों के नहीं रहा। आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी इन मूल कर्तव्यों की अनुपालना करें, इसे हम आत्मार्पित करें, लागू करें, दूसरे लोगों को भी इस प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। तो ये जो है वो मूल कर्तव्य हमारे